हरियाणा में कांग्रेस की नैया तो डूब गई, लेकिन अब सवाल यह है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करेंगे। कांग्रेस की हार की हैट्रिक की सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच का मतभेद माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक शैलजा और हुड्डा की गुटबाजी ही सूबे में कांग्रेस को ले डूबी। बीजेपी ने दोनों के मनमुटाव को दलित अस्मिता और अपमान का विषय बनाकर कांग्रेस को जमकर घेरा और एक समुदाय के वोट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में ट्रांसफर हो गए। सवाल यह भी है कि हुड्डा और शैलजा के झगड़े के अलावा राहुल गांधी के जिन मुद्दों को उठाया गया वो किस तरह से हरियाणा के नब्ज टटोलने में फेल रहे। हुड्डा और शैलजा के झगड़े पर वक्त रहते क्यों नहीं खुली राहुल गांधी की नींद। इस बीच कांग्रेस के जख्मों पर आम आदमी पार्टी ने भी नमक छिड़क दिया। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, कहा कि अगर हम ही साथ लेते तो कुछ और बात होती। उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हाथ भले ही सत्ता की चाबी ना लगी हो, लेकिन ये साफ हो गया है कि देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी राजनीति की कुंद नहीं पड़ी है। हरियाणा में जीत के हैट्रिक के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के पास मैंडेट है। इस बीच हरियाणा को लेकर दिल्ली में आज हलचल है। अब से थोड़ी देर पहले नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए उनके आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। प्रधानमंत्री और नायब सिंह सैनी की मुलाकात के बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सरकार के गठन को लेकर इस वक्त हलचल तेज है। मोदी की नीति और पूरी पार्टी का तंत्र जिस तरह से काम करता हुआ नजर आया हरियाणा में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी परेशान है। सत्ता उनके हाथ से चली गई है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल नायब सिंह सैनी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते हैं, नायब सिंह सैनी ने कहा। आइए आपको बयान सुनाते हैं एक एक करके। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो
यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी। उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये, आपने नायब सैनी को सुना। एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान जनता ने उनके हाथ में थमा दी है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या तैयारियां हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, ज्यादा जानकारी के साथ भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या हलचल हो रही है इस वक्त दिल्ली में? और देखिए, हलचल तो बहुत तेज है और जिसका इंतजार था बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी को, वो दिन देखने को मिला है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती है जिनको पूरी करनी होती है। ये खबर आ रही है कि 12 तारीख को यानी विजयदशमी वाले दिन शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। औपचारिक रूप से इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन पूरे प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुने जाएंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे। और इसके साथ साथ उससे पहले केंद्रीय ऑब्जर्वर भेजा जाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। ये तमाम प्रक्रिया पूरी होनी है और उसके बाद ये मुहर लग जाएगी कि कब और कहां पे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस हिसाब से चुनाव से ठीक पहले उनको कमान दी गई थी और इतनी बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, जब नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे देश भर में था, उसके वक्त जो चुनाव में सफलता मिली थी, उससे बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में। वो भी तब जबकि पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है। कहा ही जाता है कि बीजेपी का मैनेजमेंट जो है वो माइक्रो लेवल तक होता है और हरियाणा की जीत इसलिए एक टीम एफर्ट, मोदी की नीति है वो अपनी जगह, लेकिन ये टीम एफर्ट है। पुनीत परिंजा भी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, भास्कर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि विजयदशमी के दिन शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी संभावना है। कहां पर किया जा सकता है, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है, क्या इससे लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, ज़ाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से अगर हम वो जो टिकटों का बंटवारा है उसकी अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो टिकटों में हर एक वर्ग को, इसमें तमाम ऐसे वर्ग थे जो जाट भी थे, गैर जाट भी थे, दलित भी थे, वैश्य भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी को टिकट दी गई और सभी ने जीत भी दर्ज की है। यहाँ पर अगर 17 जाट जो थे उनको टिकट मिला तो उसमें से 8 जो हैं वो जीत कर आए हैं और कांग्रेस ने वहीं 25 जाट को टिकट दिया था। वैश्य सिर्फ 1 थे, बीजेपी ने 5 को टिकट दिया। तो इस तरह से हर एक समाज को प्रतिनिधित्व जो था वो दिया गया था जब टिकट बंटवारा हुआ। और इसी तरह की संभावना जो है जब कैबिनेट का विस्तार होगा, जब कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, उसमें भी हर एक वर्ग का ख्याल जो है वो रखा जाएगा। ऐसी संभावना जो है वो बिल्कुल जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार भी जितने भी कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे वो 2014 में, 2019 में, तो हर एक वर्ग का ख्याल हमेशा से रखा गया है और बीजेपी हमेशा से यहाँ पर भले ये पुनीत आप रहे हमारे साथ, भास्कर आप भी बने रहे हमारे साथ। इधर हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेता और अंबाला से जीते अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस झूठी अफवाहें फैला रही है, ईवीएम का रोना रो रही है, जबकि पहले दिन से मुझे यकीन था बीजेपी जीतेगी और तीसरे टर्म की सरकार बनेगी। हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। अब खड़गे साहब पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए,
यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। उधर हरियाणा के बाद हार के बाद कांग्रेस की कलह सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की गुटबाजी खुलकर दिख रही है। कुमारी शैलजा ने हार पर मंथन के लिए आलाकमान से अपील की। उन्होंने इशारा में हार के लिए हुड्डा कैंप को जिम्मेदार बताया। चुनाव से पहले शुरू हुआ ये टसल नतीजों के बाद अब बढ़ने लगा है। कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर सीधे टारगेट किया और कहा कि तालमेल नहीं रखा गया, जबकि हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि तालमेल रखना सबकी जिम्मेदारी थी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाईकमान को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाईकमान हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। नतीजों के बाद शैलजा और हुड्डा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। हरियाणा के दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। शैलजा अटैकिंग मोड में हैं, हुड्डा डिफेंसिव हैं, लेकिन नसीहत देने में चूके नहीं। कहा कि तालमेल रखना सबका काम है। पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कांग्रेस की हार पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कैथल की सभी चारों सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती भी। केवल पुंडरी बीजेपी के खाते में गई। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि अगर पार्टी उनकी सिफारिश पर चौथा टिकट देती तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में आती। ये कैथल की जनता की जीत है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। पूरा कैथल जिला प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत कांग्रेस में हो गया है। चौथी सीट भी पुंडरी, अगर उसी उम्मीदवार को देते जिसे हम कह रहे थे तो वो भी हम चारों सीट जीतते, और 3 सीट कांग्रेस ने जीती है कैथल जिले में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी की इस जीत में मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का फायदा देखने को मिला। बीजेपी के इस फॉर्मूले के आगे कांग्रेस पस्त हो गई। 60 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाने का दावा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी ने अपने इस दांव से चारों खाने चित कर दिया। हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने मजबूत सोशल इंजीनियरिंग का खाका बनाया, जिसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला। जिस राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आधी थी, वहां उसे अपने दम पर बहुमत मिला। ये लोकसभा चुनाव में छिटके ओबीसी और दलित वर्ग का विश्वास फिर हासिल करने से संभव हुआ है। कांग्रेस का सारा ध्यान जहां जाट वोटर्स, दलित वोटर्स पर था, वहीं बीजेपी ने अपना सारा फोकस गैर जाट बिरादरियों को साधने में लगा दिया।
हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से अलायंस के बगैर मैदान में उतरी कांग्रेस हार चुकी है। नतीजों के बाद तो वार पलटवार शुरू होना ही था। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा। अलायंस नहीं होने से कांग्रेस को नुकसान का फैक्टर याद दिलाया। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में लिखा कि हमारी आरज़ू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी बचता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। आपको याद दिला दें, ये उस साथ की बात है जो आम आदमी पार्टी ने आखिर तक कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस को लेकर कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर पेच फंस गया, गठबंधन नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी ने अकेले हरियाणा में उतरने का फैसला किया। 90 में से 89 सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। 87 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन 1.79% का वोट शेयर पाकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कई सीटों पर डैमेज कर दिया। आप ये देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे अगर आम आदमी पार्टी को मिले, यानी प्रत्याशी को मिले हुए वोट अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ जाते तो 5 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता था। कैसे, वो आपको बताती हूं। हरियाणा में बीजेपी 48 और कांग्रेस 37 सीटों के फिगर पर है। कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से या तो ज्यादा है या लगभग बराबर है। अगर आम आदमी पार्टी का ये वोट कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस को 5 सीटों का लाभ मिलता। कांग्रेस 37 से 42 तक पहुंच जाती और बीजेपी 48 से 43 पर आ जाती। इसके बाद आईएनएलटी की 2 सीट और 3 निर्दलीय को लेकर कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। आम आदमी पार्टी से अलायंस के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि हमारे ऑफर को आम आदमी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया तो गठबंधन नहीं हुआ। सीपीएम से टाई अप हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं हो पाया।